नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा की दी जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देव शिल्पी, निर्माण एवं सृजन के देवता श्री विश्वकर्मा जी की जयंती की समस्त शिल्पकारों, सृजन कर्मियों, अभियंताओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी ऊर्जा और कौशल से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित समस्त शिल्पियों का कोटि कोटि अभिनंदन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देव शिल्पी, निर्माण एवं सृजन के देवता श्री विश्वकर्मा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। शिल्पकारों, सृजन कर्मियों, अभियंताओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। तो अपनी ऊर्जा और कौशल से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सभी को शुभकामनाएं दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से अगले 21 दिनों तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 71 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार अलग अलग जगहों पर सेवा समर्पण अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय विधायक, मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे। अभियान की शुरुआत में 80 घाट पर मां गंगा को 71 मीटर की लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी और सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर 71 किलो लड्डू भेजे जाएंगे, जिसे आम लोगों के बीच बांटा जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस को लेकर संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयारियां जोरों पर है। इस बार पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा समर्पण थीम पर मनाया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी के बर्थडे पर आपको हमारी उम्र लग जाए संकल्प के तहत हर घर में दीप जलाए जाएंगे। भारत माता मंदिर में भी बीजेपी की ओर से 71,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि पार्टी के नेताओं ने महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर निर्देशित किया है कि सभी घरों में एक दिया जरूर जलाया जाए। देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका 71वां जन्मदिन, क्योंकि वो यहाँ पे स्वयं 3 बार भगवती माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हो चुके हैं और जहाँ उन्होंने भगवती माँ गंगा का भव्य रूप से पूजन किया था और पूरी आरती देखी थी। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका इस तरह 71वां जन्मदिन जो है, जन्म उत्सव जो है वो मनाया गया है यहाँ पे। इसमें भगवती माँ गंगा से उनके स्वास्थ्य की और कामना की गई और माँ गंगा में दीपदान किया गया। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मोत्सव हम लोगों ने गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में गंगा तट पे मनाए और गंगा आरती आज उनके नाम से समर्पित रही और माँ गंगा से ही प्रार्थना किए कि वो दीर्घायु हों और इसी तरह स्वस्थ जीवन बिता करके हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाए। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की आज अहम बैठक होगी, जिसमें 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर कर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि जीएसटी काउंसिलिंग की आज लखनऊ में होने वाली बैठक में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने और जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मनाने और उनकी ओर से की गई डिलीवरी पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर शुल्क राहत की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास चलते हैं। अनूप, आज अहम बैठक होनी है जीएसटी को लेकर। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और प्रदेश और देशवासियों को क्या राहत मिल सकती है? अनूप। देखिए अभिषेक, इस समय ताज होटल के पास में खड़ा हूँ, जहां पर 11 बजे से यहाँ पर जीएसटी की बैठक होने वाली हुई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जीएसटी के जो संबंधित अधिकारी हैं, जीएसटी काउंसिल के जो प्रदेश के राज्य के जो भी सदस्य हैं, उनका आगमन शुरू हो चुका है। निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है उत्तर प्रदेश के, वो पहुंच चुके हैं और संबंधित जो वित्त मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात, ऐसे में करीब 4 दर्जन से ज्यादा जो वस्तुएं हैं उन पर निर्णय होना है। अहम बैठक बताई जा रही है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना काल में जो कोरोना की दवाएं थी, चाहे सबसे बड़ी अहम बात अभिषेक करूंगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी मारामारी चल रही थी, उस पर सरकार ने जीएसटी की छूट दी थी, उसको भी आगे बढ़ाने की उम्मीद है। अब बैठक में जिस तरीके से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता में बैठक होने वाली, काफी अहम महत्वपूर्ण बताई जा रही। इसमें क्या कुछ निर्णय होंगे फिलहाल बैठक के बाद पता लगेगा, लेकिन अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। 11 बजे से बैठक शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल अनूप, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बहुत सारी चीजों में जो कर टैक्स है वो हटाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की बात आती है, चाहे वो जोमेटो और स्विगी जो ऑनलाइन ऐप चलते हैं जिसके थ्रू खाना डिलीवरी होता है, उस पर भी अहम चर्चा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अनूप। देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से जो है जोमेटो की आपने बात की, ऑनलाइन ऐप की बात की लगातार, तो ये सब चीजें जो हैं बैठक में रखी जानी है, उस पे क्या निर्णय कुछ होगा फिलहाल अभिषेक इस पे अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जो बैठक के जो मुद्दे रखे गए हैं, 4 दिन से ज्यादा वस्तुओं पे चर्चा होगी। इस पे क्या कुछ सरकार कुछ छूट देगी या फिर उस पे जीएसटी के टैक्स लगाएगी, ये फिलहाल बैठक के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आज लखनऊ में मुझे लगता है पहली बैठक है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जिस तरीके से 45वीं बैठक ये काउंसिलिंग की हो रही है, इसमें क्या कुछ अहम निर्णय होंगे फिलहाल बैठक के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे जोमेटो को लोग हो या फिर जो कोरोना से संबंधित दवाएं हैं या फिर इक्विपमेंट हैं, उन पर जीएसटी की बात करें, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कोरोना से संबंधित, क्योंकि अभी उनका समय सीमा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी जो तीसरी लहर उसकी भी आशंका है लोगों को। जिस तरीके से चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, अभी ने कहा कि जिस तरीके से वो बिल्कुल अनूप, तो कहीं ना कहीं लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए आज अहम बैठक चलेगी, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अनूप, इस खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से। मैनपुरी कांड में डीजीपी ने 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। बता दें कि एडीजी जोन कानपुर के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी भानु भास्कर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी छात्रा की मौत के मामले में शुरू करेगी अब चर्चा, जांच करेगी और 1 माह के अंदर डीजीपी को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मैनपुर से, जहां पर 1 माह के अंदर डीजीपी को जांच रिपोर्ट सौंपना होगा। जांच एसआईटी जांच के लिए बनाई गई है और 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी कांड का पूरा मामला है, जहां पर एसआईटी टीम बनाई गई है और अब डीजीपी को जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपनी होगी। भानु भास्कर के नेतृत्व में ये 6 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है, अगले 2 दिन तक थमने वाला नहीं है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित आसपास के हिस्सों में बारिश का ये दौर अगले 40 घंटे तक लगातार जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डीपी दुबे का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया प्रयागराज के ऊपर से गुजर रहा, ये नॉर्थ एमपी से ग्वालियर की ओर से भी बढ़ रहा है। इसका असर आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में होता है। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि लखनऊ समेत 40 जिलों में होने वाली बरसात इस सीजन में तीसरी बार है और 5 साल बाद सितंबर में इतनी बारिश हो रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर औसतन अनुमान से 5 गुना ज्यादा बारिश हो गई। औसतन अनुमान 7.6 मिलीमीटर से करीब 5 गुना ज्यादा यानी 33.1 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में हुई है। वहीं बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है।
राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 दिन 17 और 18 सितंबर के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। राजधानी बारिश का आलम यह है कि डीएम को आदेश जारी करना पड़ा कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बारिश के चलते लखनऊ से वीवीआईपी और पॉश इलाके जलमग्न हो गए। पार्क रोड स्थित विधायक आवास में भी पानी भर गया। बात की जाए तो डालीबाग इलाके में रहने वाले जेल मंत्री जयकुमार सिंह जैकी के आवास के बाहर घुटनों तक पानी हुआ है। वहीं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के आवास में भी जलमग्न हो गया। वहीं गोमती नगर स्थित कठौता झील के दीवार में भी मूसलाधार बारिश के चलते टूट गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। इस दौरान घर और पेड़ गिरने के कारण 38 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि लोगों की संपत्तियों का व्यापक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। भारी नुकसान हुआ है। बाराबंकी में सर्वाधिक 6 मौतें, जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में 5-5 और लखनऊ में 3 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का दौर अगले 2 दिन तक थमने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मौसम विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को सतर्क और सहज रहने की आदेश दिया है कि लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकले और सतर्क रहें। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने लखनऊ में लगातार बारिश के कारण 18 सितंबर को होने वाले किसान सम्मेलन को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल लखनऊ के स्मृति उपवन अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि लखनऊ में अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को स्मृति उपवन में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कामेश्वर सिंह ने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान के साथ भाजपा किसान जिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को थमने के लिए सरकार लगातार मेगा टीकाकरण अभियान चला रही है। अब 17 और 20 सितंबर को पुनः कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जाएगा। सर्वाधिक टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए जनपद के कई स्वास्थ्य केंद्रों के तहत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोग आसानी से अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशाला की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन से केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर उसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इस तरीके की बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह 2 दिनी आवास पर देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान वे संगठन की 4 बैठकों और 6 अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं और साथ में बैठकों में मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठकों में आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है और साथ ही साथ चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा रही है। मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता
माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है, अभी चार बरस से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है। चलो देहरादून चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़ गए हैं। अजीत, आज या कहें कि 2 दिन से लगातार चुनाव प्रभारी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है और ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं अजीत? बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी अपने 2 साथी सह प्रभारियों के साथ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। अब से कुछ ही देर बाद जो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है वो है उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में जो भाजपा की तरफ से अगस्त माह में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी, उनके साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी की बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद भाजपा मुख्यालय में ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5वीं बैठक है। 4 बैठकें कल बीते रोज हो चुकी है देर रात, अब ये 5वीं बैठक है चुनाव प्रभारियों के साथ और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें तमाम फीडबैक जो विधानसभा के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनसे प्रहलाद जोशी लेने का काम करेंगे और इसके बाद उनकी पत्रकार वार्ता रखी गई है जिसमें वो पूरा रोड मैप तय करेंगे कि किस तरह की जो बातें हुई हैं, तमाम जो बैठकें हुई है उसमें क्या कुछ निचोड़ निकला है, वो मीडिया के साथ साझा करने का काम करेंगे। और इसके बाद जो अंतिम बैठक होगी पत्रकार वार्ता के बाद वो है कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहेंगे चुनाव प्रभारी के साथ। तो इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आनी है। हालांकि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया है और किसी भी तरह की इसमें आवाजाही की मनाही रखी गई है, लेकिन जो भी चुनाव का दौरा रहा है, जो भी चुनाव प्रभारी का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। कुल 6 ऐसी बैठकें थी जो सामने रखी गई थी और 4 बैठकें संगठनात्मक थी, तो कुल 10 बैठकों में चुनाव प्रभारी शामिल हुए हैं। अब 5वीं बैठक अब से कुछ ही देर बाद चुनाव प्रभारियों की शुरू होने जा रही है, तो देखना यही होगा कि इन पूरी बैठकों का क्या मंथन रहा, क्या कुछ निचोड़ निकला, जो खुद प्रहलाद जोशी पत्रकार वार्ता के माध्यम से सामने रखेंगे। जी बिल्कुल अजीत, इस बार चुनाव में यह भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में मैराथन कह सकते हैं कि मैराथन लगातार चल रही है। उत्तराखंड तक ये सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली से नेता भी लगातार दौड़ लगा रहे हैं। क्या कह सकते हैं कि केंद्र के जो नेता हैं वो भी इस चुनाव में इन्वॉल्व हो रहे हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं कि क्या बीजेपी किसी तरह से चूक नहीं करना चाहती या फिर चुनाव में जीत हासिल करना एक बहुत और बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस बार? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 6 माह से भी कम का समय बचा है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर और पूरी तरह से उत्तराखंड की राजनीतिक मोड़ अब आ चुका है उत्तराखंड में चुनाव को लेकर। और जिस तरह से तमाम बैठकों का दौर शुरू हुआ है, चाहे भाजपा के प्रदेश प्रभारी की बात हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, तो तमाम लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में दौरा करके गए हैं, बैठकों को लेकर गए हैं। अब जब प्रदेश प्रभारी के बाद चुनाव प्रभारी की बैठकें यहाँ पर शुरू हुई है, तो कुल मिलाकर किसी भी तरह की चूक भाजपा लेना नहीं चाहती है। 57 का मैंडेट जरूर 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था, 60+ का टारगेट इस बार के लिए तय किया गया है, तो ऐसे में 60+ आना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरी कोशिश है भाजपा की, चाहे फिर वो उत्तराखंड में बैठने वाले नेता हो या फिर दिल्ली में बैठने वाले नेता हो, हर कोई मंथन में लगा हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा जा रहा है। अपने दल में अगर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको सीधे तौर पर बर्खास्त या बाहर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कड़ी कार्रवाई से भी यहाँ पर भाजपा नहीं चूक रही है। पूरी तरह से भाजपा का फोकस है सिर्फ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर कैसे भी बहुमत वापस लाना है। बिल्कुल, जीत हासिल करने के लिए हर दांव पेच लगाने को तैयार है। जीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हरिद्वार जिले के भगवानपुर में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने की बात कही है। साथ ही ये भी बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता 17 तारीख यानी आज गंगा की पूजन करेंगे। इसके बाद परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। भगवानपुर कस्बे में स्थित बैंकेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, दीपिका पांडे और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी गंगा पूजन करेंगे। इसके बाद 18 सितंबर को शिवालिक नगर, ज्वालापुर, बहादबार और रुड़की विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और फिर शाम को बीएसएफ इंटर कॉलेज की एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। हरिद्वार से विकास खरे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, परिवर्तन यात्रा का फिर आगाज होने वाला है या कहें कि दूसरे चरण का आगाज होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार गंगा की पूजा अर्चना के बाद यह परिवर्तन यात्रा कांग्रेस चालू करेगी।
चुनाव के बाद अब जवाहर मंदिर यानी हरिद्वार में कांग्रेस की दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। हरिद्वार में जो तमाम तैयारियां यानी कल जो परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ मां गंगा के चरणों से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा और बाद के साथ हरिद्वार में जो तमाम तैयारियां है वो पूरी करने के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और जिनके नेतृत्व में ये जो है परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जा रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी हरिद्वार पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष वो भी हरिद्वार पहुंचे। कांग्रेस के जो विधायक बने वो भी तमाम विधायक इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इसमें समाचार मौजूदा विधायक सबसे भारी उम्मीदवार कर्मचारी महाराज को जानते आगे पर अगर बात की जाए तो इस परिवर्तन यात्रा क्या मुख्य उद्देश्य है, किस तरह से परिवर्तन यात्रा की जाएगी हरिद्वार में? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार युक्त सरकार, महंगाई की मार और युवाओं को रोजगार जो सरकार दे न सकी उसको बाहर फेंकने का काम द्वितीय चरण कल कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। अगर बात करें बेरोजगारी की है और बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से महिला की मार जनता का पड़ रही है उससे लेकर कांग्रेस किस तरह से जनता के बीच में जाएगी आने वाले विधानसभा को देखते हुए? विधानसभा चुनाव कांग्रेस के यही मुद्दे हैं उत्तराखंड में, महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार देने का काम माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने लगभग 25,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। बिल्कुल विकास, तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि सरकार ने महंगाई बढ़ाई, इसको देखते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि बढ़ती महंगाई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन व बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर रुड़की पर उत्तर प्रदेश विरोध प्रदर्शन किया गया और लोगों का कहना है कि इस बार हम महंगाई और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी 14 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा था कि 17 सितंबर को प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर 2 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली या फिर दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिसमें से 17 सितंबर तक प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयंसेवी संस्थानों और निजी संस्थानों से अधिक लोगों को टीकाकरण लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील भी की है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।